अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ये जो हुकूमत है इसका शुरू से एक मसला रहा है और वो मसला रहा है कि इसका मौक़िफ़ यानी जिसे बयानिया के नाम से जाना जाता है वो उस पर बड़ी वीक रही है ये हुकूमत। आज बात हो रही है एक APC की, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। एक ऑपरेशन मुल्क में होना है, उसके लिए कंसेंसस पैदा करना है और उसके लिए तमाम जमातें ही तैयार हो गई हैं बशमूल तहरीक इंसाफ। लेकिन आज ही राना सनाउल्लाह साहब जो तहरीक इंसाफ के खासे नाक़िद हैं और नून लीग के एक अहम रहनुमा हैं, उनका बयान सामने आया है और वो ये कहते हैं कि PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी के लिए जलसा करना चाह रही थी, क्योंकि आपको पता है कि PTI का जो जलसा है वो मनसूख कर दिया गया, इजाज़त दी गई और उसे फिर कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि साबिक़ वफाकी वज़ीर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना था कि हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल थी और PTI ने जो सारा कुछ किया इसको बैरूनी फंडिंग भी हासिल थी। उन्होंने कहा कि दुश्मन ममालिक PTI के ज़रिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं। काबीना ने फैसला किया तो PTI के ख़िलाफ़ बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इद्दत का केस बना रहे हैं, जब आप दीगर केसेस बना रहे हैं, जलसा नहीं करने दे रहे हैं कुछ नहीं, तो ये इतने अहम बातें आपने छुपा के क्यों रखी हुई हैं? इनको मंजर आम पर लेकर आएँ, आवाम को पता चले अगर आपके पास वाकई सबूत हैं। वरना एक इस तरह की गुफ्तगू एक ऐसे मौके पर जब मुल्क में एक ऑपरेशन की तैयारी हो रही है, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई कि APC कब होनी है, मगर जब भी होनी है उसमें तहरीक इंसाफ को शामिल होना है, तो क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ को उस APC में शामिल करेगी जिसके लिए राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि उसे बैरूनी फंडिंग हासिल है और दुश्मनों के एजेंडे पर वो मुल्क दुश्मन जमात है? ये बुनियादी सा सवाल है। आज हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। बजट के जो असरात हैं वो अपनी जगह, बाकी केसेस वगैरह जो हैं तहरीक इंसाफ के, उसकी क़यादत के, वो जाहिर सी बात है जब राना सनाउल्लाह और दीगर लोग कह चुके कि हम मज़ीद केसेस भी बना सकते हैं और हम कोशिश करेंगे इन्हें अंदर रखने की, तो फिर ये फजूल सी बात है कि कौन से केसेस बचे और कौन से उड़ गए। हुकूमत अपना माइंड इस पर वाज़े कर चुकी है। दूसरी अहम खबर जिसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है आज अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा जन्म हो गया। अवाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा जन्म हो गया है और ये पार्टी जो है इसका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ है, अवामी मौक़िफ़ है। बताया गया शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कि मुल्क में एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही, महंगाई बढ़ रही है, जो मुल्क दूध पर टैक्स लगा दे वो क्या कर सकता है, हम तबाही के दहाने तक पहुँच चुके हैं, मुल्क में महंगाई में इजाफे से अवाम परेशान है। और उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा पाकिस्तान होगा कि कुर्सियों पर ऐसे लोग बैठे होंगे जो ज़मीर बेच कर ऐवान में आए होंगे। तो ऐसा पाकिस्तान उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो क्या कुछ करने जा रही है अवाम पाकिस्तान पार्टी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ होंगे, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी राना एहसान साहब नून लीग से, और तैमूर सलीम झगड़ा साहब जनाब तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आज बाकायदा आपकी पार्टी का जन्म हो गया, उसकी इफ्तिताही तकरीब कर दी गई, जवाब इस पर आ गया है। मैं वो जवाब आपको सुनाना चाहता हूँ जो अता तारड़ साहब ने दिया है। चलिए, अता तारड़ साहब की जो गुफ्तगू है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। अता तारड़ साहब जो हैं वो कह ये रहे हैं कि पुराना एक मजमा है, एक अखट है जो अरबपति लोगों का मजमा है और उसमें पुरानी ही बातें दोहराई गई हैं। जब ये लोग कुर्सियों पर मौजूद थे उस वक्त उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं की, उस वक्त एंजॉय करते रहे, और अब जब उनके पास इख्तिदार नहीं है तो पार्टी बना के बैठ गए। एहसान फरामोशी के ताने आपको दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, ताताड़ साहब मेरे भाई हैं छोटे, मैं क्या इस पे बात करूं। वो देखें, हमारे जो ये बात दुरुस्त है कि दोनों शाहिद साहब और मेरे पास काफ़ी वसाइल है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, लेकिन गुजारिश ये है कि हमारे वसाइल जो भी हैं वो मनी ट्रेल के साथ हैं। हम आने पैसे का हिसाब दे सकते हैं और आप जानते हैं कि कुछ साल पहले, 2-3-4 साल पहले शाहिद भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े इनकम टैक्स पेयर भी थे। तो एक तो ये फ़र्क है कि पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है,
सही तरीके से कमाना, हमने कोई किसी से कोई कंसेशंस नहीं लिए, कोई मराद नहीं ली, ऐसी कोई चीज़ नहीं की है। और उसको अगर हिसाब दे सकते हैं, टैक्स दे सकते हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारी जो लॉयल्टी है मसूद भाई, मेरी भी, आपकी भी, आपके जो 3 मेहमान हैं उन तमाम लोगों की, सबकी लॉयल्टी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान से है, किसी फ़र्द वाहिद से नहीं है। हमने हमको जो लॉयल होना है, जो हमारी जो लॉयल्टी है वो इस आइन से है, इस मुल्क से है, और वो इंशाअल्लाह ताला उस पे हम कोशिश करेंगे कि पूरे उतरेंगे। आज भी हमने जो पार्टी लॉन्च करी है, उसका मकसद ये था कि हम सियासत में एक नई बात करें। हम ये समझते हैं कि आवाम की जितनी बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही। जो शाहिद साहब ने बात की, जो आपने इब्तिदाइये में फरमाया था जी। कि उन्होंने अर्ज़ की थी कि ये हुकूमत अब दूध पे टैक्स लगा चुकी है, बच्चों की खुराक पे टैक्स लगा चुकी है, तो अगले साल अब क्या करेंगे? आपको पता है कि इन्होंने दिल के अंदर जो स्टेंट लगते हैं उस पे भी टैक्स लगाया था, लेकिन फिर जब बड़ा तनकीद हुई तो कम किया। मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये प्रेडेटरी स्टेट बन चुका है, ये एक शिकारी स्टेट बन चुका है, रियासत बन चुकी है कि जो लोगों को ये शिकार समझते हैं कि ये जुल्म करते हुए घबरा नहीं रहे। जिस बजट के अंदर आप 24% जारी अखराजात बढ़ा दें, जिस बजट में आप 30% एडीपी बढ़ा दें, जिस बजट के अंदर आप 30% पीएसडीपी बढ़ा दें, 500-600 अरब रुपए एमएनएज और एमपीएस के प्रोजेक्ट्स में रख दें, उस बजट में आप लाख रुपए की तनख्वाहदार को कह रहे हैं कि हम आपसे डबल टैक्स लेंगे। उस बजट में आप 75,000 रुपए की तनख्वाहदार को कह रहे हैं हम आपसे डबल टैक्स लेंगे, लेकिन जिसके पास 2,02,000 गज की अराजी हो ज़राई, उससे आप टैक्स नहीं लेंगे। जो सूबों के अंदर जिनके पास बड़े-बड़े महलात हों, उनसे आप टैक्स नहीं लेंगे। तो गुज़ारिश ये है कि हमको अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, और वो जब तक नहीं हो सकेगी, जब तक ये निज़ाम अशराफिया के चुंगल में होगा। इसलिए ये निज़ाम को बदलना है। डॉक्टर यही साहब बात हमारी सियासत में डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये सब आपने अपनी तकरीर में भी बताया, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप ये जिक्र करते हैं, अपनी जो टॉक्स करते हैं मुख्तलिफ, उसमें भी ये बात होती है। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है, अता तारड़ साहब का कहना है कि जब आप हुकूमत के अंदर मौजूद थे, आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त क्या बड़ा कोई मुख्तलिफ पाकिस्तान था? तो उस वक्त ये बातें क्यों नहीं कर रहे थे आप लोग, जो अब कर रहे हैं? सर, मेरी गुजारिश है कि मैंने तो वज़ीर बनने से पहले भी ये बातें की हैं। 1% रिपब्लिक की पाकिस्तान के अंदर एलीट कैप्चर है। और अगर आपको याद है मसूद भाई, तो जब शाहिद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे और मैं उनका वज़ीर ख़जाना था, तो हमने मैक्सिमम टैक्स रेट जो था इंडिविजुअल इनकम्स पे, चाहे वो सैलरी की इनकम हो या मिडिल क्लास उनकी इनकम, बिजनेस प्रोप्राइटरशिप की इनकम हो, हमने 15% कर दिया था कि हाईएस्ट टैक्स 15% था, लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, और उसके बाद 5% और फिर 10% था। और हम अब भी ये समझते हैं कि अगर आप कम टैक्स लगाएंगे तो लोगों को आप टैक्स नेट में ला सकते हैं। इस वक्त मसूद भाई, पाकिस्तानी हुकूमत ये कह रही है बिजनेस इंडिविजुअल से कि आपको, अगर आपकी एक इनकम करोड़ रुपए से ऊपर है, कि आपको 49.5%, 49.5% टैक्स देना है, यानी कि आधी आमदन आपको टैक्स में देनी है। सर, ये क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि जब हम आधी आमदन अपनी हुकूमत को टैक्स में दे रहे हैं, तो हुकूमत आपको उसके सामने क्या दे रही है? क्या हम पाकिस्तान की किसी पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर कटवा सकते हैं बगैर रोड के, बगैर पैसों के? आप कराची में रहते हैं, क्या किसी नलके में पानी आता है? क्या किसी कोई सड़क बनी हुई है? क्या इस पाकिस्तान के अंदर किसी नौजवान को उम्मीद दी है? जो आज मैंने बात की कि जब सीरिया, लिबिया से यूनान कश्ती जा रही थी और जो डूब गई और 400 लोग डूब के जाँ बाग हो गए, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। क्यों जाता है पाकिस्तानी अपनी जान हथेली पे रखकर अपनी माँ बाप को छोड़ के? ठीक है, क्यों जाता है? भाई, ये बिल्कुल यहाँ पे ये बड़े सीरियस मसाइल हैं, और ये बड़ी पॉपुलर गुफ्तगू है, बिल्कुल ठीक है, और ये जो भी करेगा उसको अट्रैक्शन भी मिलेगी। ये बताएं, रिस्पांस कैसा है और कब आप अपना पावर शो करने जा रहे हैं? सर, गुजारिश ये है कि हम रिस्पांस, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग, प्रोफेसर्स, आम स्टूडेंट्स, ख़वातीन, हम सबको ज्वाइन करने की आज से दावत देना शुरू कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, मुख्तलिफ तबक़ों से, मुख्तलिफ सूबों से। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम जाके आवाम में अपनी बात करेंगे। हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं है कि हमें पजीराई मिलेगी। हमें इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं है कि हम कभी हुकूमत में आ सकेंगे या सीटें जीत सकेंगे। लेकिन हमको ये बात पता है कि अल्लाह ताला ने अगर करम किया तो हम अपनी हुकूमत अगर कभी आते हैं हुकूमत में, तो आपके वोट से आएंगे, किसी के साथ डील करके नहीं आएंगे। ये हमें पता है। हम अपने ऊपर ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी से, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी। अज़ाइम उन्होंने बता दिए, जो गुफ्तगू कर रहे हैं बिल्कुल पाकिस्तान के मसाइल हैं। अब आगे देखेंगे कि क्या जिक्र इसलिए ज़रूरी था कि संजीदा किस्म के लोग हैं, डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब हों, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मेहताब अब्बासी साहब हों, दीगर लोग हों,
तो बात जो कर रहे हैं बात तो खैर दुरुस्त है। अब आते हैं हुकूमत एपीसी की तरफ। राना एहसान अफजल साहब, सर एपीसी में शिरकत करें तमाम सियासी जमातें, इसके लिए जाहिर सी बात है हुकूमत की कोशिश है, वज़ीर आज़म से शेयर करेंगे, अच्छी बात होगी, कंसेंसस पैदा हो। लेकिन ये मैंने अभी राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपको सुनाई कि वो कहते हैं कि जी बैरूनी मदद हासिल है तहरीक इंसाफ को, ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर बैरूनी फंडिंग पर काम कर रही है और सबूत भी मौजूद है, काबीना ने इजाज़त दी तो मंजर आम पर ला सकते हैं। सर ऐसी पार्टी को तो फिर किसी अमल में शामिल नहीं करना चाहिए अगर ऐसा है, और आवाम के सामने बातें लेकर आनी चाहिए। तो चाह क्या रहे हैं आप लोग? तहरीक इंसाफ से दोस्ती चाह रहे हैं, लड़ाई चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मेरे ख्याल से आप राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है उसको एपीसी के अंदर शामिल होने से लिंक नहीं कर सकते। हो सकता है उनसे किसी ने सवाल पूछा हो कि पीटीआई के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अगर मेरे से ये सवाल पूछेंगे इंडिपेंडेंटली कि पीटीआई के बारे में मेरा क्या ख्याल है, तो मैं भी यही कहूँगा कि ये एक ऐसी जमात है कि जब हमें माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत थी और IMF की डील की ज़रूरत थी, तो इन्होंने IMF के मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और मुल्क को एक माशी बहरान में धकेल दिया। जब हम आए, हमने IMF से डील करने की कोशिश की तो इन्होंने साजिश की, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ साजिश की और इन्होंने ख़त लिख दिया IMF को। फिर इन्होंने धरने दिए IMF के पास, पता नहीं क्या कुछ किया। फिर जो पोलराइजेशन का माहौल और फिर जो 9 मई के वाक़यात, तो बिल्कुल मेरे ये इस तरह के एहसासात पीटीआई के बारे में हो सकते हैं और लोगों के भी हो सकते हैं, कुछ के नहीं भी हो सकते। आप एपीसी से जो आप एक ऐसी जमात, आप अपने मुखालफिन को चलने नहीं देंगे, नहीं दे रहे, जलसे नहीं करने दे रहे, ठीक है, आप पॉलिटिकली इंतज़ामी तौर पर पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि पीटीआई के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी चाहती हैं मुल्क दुश्मन अनासिर, और काबीना ने फैसला किया तो पीटीआई के खिलाफ बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं, इसका मतलब तो ये कि कोई सबूत मौजूद हैं। नहीं, देखिए वो फॉरेन फंडिंग वाला केस तो आपके सामने है और वो तो दुनिया के सामने ये लॉबियस्ट हायर करके जी देखें बात ये है, उनका एपीसी में एक जमात बिल्कुल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो जमात है वो पार्लियामेंट के अंदर भी है, और जो भी जमात पार्लियामेंट में अपोजिशन के अंदर है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनके साथ इंगेज करें और जो है मुल्क के मामलात को आगे लेके चलें। तो एपीसी के अंदर जो इन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है वो पॉजिटिव है। उसको जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी इसको एक पॉजिटिव इकदाम जो है वो डिक्लेयर किया है और अच्छी बात है वो आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अगर जो पोलराइजेशन का माहौल आज इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, कौन इसे डिनाई करेगा कि उसमें पोलराइजेशन है, पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद, क्योंकि सियासी अमल जो है वो बड़ी पेचीदगियों से गुजर रहा है। इलेक्शन जो है उस पर कई सवालात मौजूद हैं, मुल्क के अंदर मुल्क से बाहर से आवाज़ें उठ रही हैं, अदालतों में बात की जा रही है, मीडिया पे बात हो रही है, सोशल मीडिया पे बात हो रही है। तो पोलराइजेशन के मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन इससे पहले आपके दीगर रहनुमा जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं, मुल्क दुश्मन कह चुके हैं, सबूत मौजूद हैं ये कह चुके हैं, ये भी कह चुके हैं कि इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। तो ये अगर सारी चीज़ें हैं तो फिर एक आम आदमी को तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई क्या तहरीक इंसाफ एक मुल्क दुश्मन जमात है जिसके सबूत हुकूमत के पास मौजूद है, हुकूमत वो सबूत सामने नहीं ला रही, साथ बिठा के अहम तरीन मामलों पर उनसे बात भी कर रही है, कंफ्यूजन क्यों है? नहीं देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो सबूत की बात की वो तो आप राना साहब से पूछें। जो इनके केसेस चल रहे हैं, सबूत तो अदालतों में पेश होने चाहिए और किसी को छुपाने नहीं चाहिए। अगर किसी के पास हैं तो अदालतों में पेश किए जाएं। जो आपका सवाल है, देखें 2018 में भी इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात थे, लेकिन जो पोलराइजेशन का माहौल जो उसके बावजूद जब पीटीआई हुकूमत में थी तब भी फैला, क्योंकि वो हुकूमत ना अपने कोलिशन पार्टनर से एंगेज करती थी ना अपोजिशन से करती थी, बल्कि पोलराइजेशन का माहौल तो 2018 से पहले भी धरने के दौरान से फैला। तो जिस तरह की ये एक टॉक्सिक सियासत पीटीआई करती रही है, तो उसकी वजह से नफरत की जो बीज जो दरमियान में जमातों के बोए हुए हैं, और एक ये अनहोनी हो गई है कि जमातें आपस में इकट्ठे बैठ के
मुल्की मामलात के ऊपर बैठ जाएं, और यानी कि ये बड़ा कारनामा है कि जी APC के अंदर सारी जमातें बैठ रही हैं। और ये आज नहीं, पिछली दफा भी जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था तो उस हमले की वजह से वो नुकसान धचका लगने के बाद जो है वो PTI बैठी थी, उससे पहले तो वो बिल्कुल भी जो है वो काबू में नहीं आ रही थी। कभी भी उनका ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि वो आपके साथ बैठना चाहती, मगर इस तरह के मामलात में वो ज़रूर करना चाहते हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मुझे फरमाएं कि आप जा तो रहे हैं APC के अंदर, लेकिन मौक़िफ़ क्या है आपका? क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन के ख़िलाफ़ आप लोगों ने बातें की हैं, तो आप जाकर यही कहेंगे कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए या ऑपरेशन की ज़रूरत है मुल्क को? कुछ मौक़िफ़ में तब्दीली आई आप लोगों के? मैं इस पे आता हूँ। पहले तो हैरत होती है जब कोई पार्टी का नुमाइंदा बैठा होता है जिसकी 27 या 25 सीटें होती हैं, उनके अपने पार्टी के एक्स कॉलीग ये कह रहे होते हैं और वो दूसरों को जो है वो मोरालिटी के लेक्चर्स दे रहे होते हैं। ऐसे कमाल की बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। और कल जो बरतानिया में इलेक्शन हुआ है, जहाँ पे RO के साथ एक कैंडिडेट भी, दूसरा भी, तीसरा भी, और जो गवर्निंग पार्टी थी उसकी 400 से 120 सीटें हो गई। कहीं किसी ने ना इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करने की कोशिश की, ना कोर्ट्स और जजेस के कमरों में कैमरे डाले, ना जो है वो कहीं पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस जो है वो आप मुलतवी होते हुए देखेंगे। ये फर्क होता है। जी, और ये तो यहाँ है। पे भी जिस पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी ली है, जब आप उन पे ये उंगली उठाते हैं, आप पाकिस्तान की आवाम पे उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया है। अब अपने सवाल पे आ जाए। जी, ये बताएं कि आप APC में जाएंगे, अच्छी बात है। जैसे राना साहब ने कहा कि एक अनहोनी हो गई कि तमाम पार्टियां मिलके बैठेंगी, तो मौक़िफ़ क्या लेके जा रहे हैं? ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपकी तरफ से ये कहा गया कि ऑपरेशन के हक में तो नहीं है आप लोग, फिर बताया गया कि ऑपरेशन इस तरह का नहीं है कि लोग डिस्प्लेस होंगे, टारगेटेड ऑपरेशन होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा और पूरे मुल्क में होगा। तो मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है आप लोगों के? जी, कोई बड़ी बात नहीं है APC में बैठना, जब एक नेशनल सिक्योरिटी इशू पे, और बिलखुसूस उस सूबे में जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत हो, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जेक्शन किसी भी ऑपरेशन के अगेंस्ट यही होता है कि आप जब अपने सरजमीन के अंदर कोई ऑपरेशन करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली चीज जो है वो बाहर निकल के ऑपरेशन की अनाउंसमेंट हुई। अली अमीन खान पे तनकीद हुई जब उन्होंने कहा कि ऑपरेशन डिस्कस इस तरीके से नहीं हुआ था। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशन को विजन अज़्म इस्तेकाम करार दिया और ये मान लिया कि हमने किसी पार्टी से जो है वो मुशावरत नहीं की। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो इनके पास केस है वो APC में ले आए। आई एम सॉरी टू से, कॉन्ट्ररी टू देयर नैरेटिव्स, कोई पार्टी पाकिस्तान में जो है वो ऐसे मामलों पे शरारत नहीं करती। ठीक है। लेकिन कबायली अजला के इशू को जरा समझ जाए और खैबर पख्तूनख्वा में देख लेंगे ऑपरेशन के अगेंस्ट जो सेंटिमेंट है वो क्यों बनता है। आज से 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने स्क्रीन पे कहा कि जी हमने खैबर पख्तूनख्वा को इतने 1% पैसे दिए, उन्होंने जो है वो CTD नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस चीज का कोई एहसास नहीं कि जब आप फाटा और खैबर पख्तूनख्वा को ले लें तो 75% जो वॉर ऑन टेरर में डेथ हुई है पिछले 20 सालों में वो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में हुई। ठीक ठीक। दूसरी चीज, इस चीज का एहसास नहीं कि वो 1% को तो एक तरफ छोड़ें, पिछले 3 साल में जो इन्होंने बजट्स दिए कबायली अजला के तनख्वाहों के, इस साल 80 अरब, इससे पिछले साल 50 अरब और उससे पिछले साल 20 अरब, कितने हो गए? 150 अरब रुपए। ये खसारा खैबर पख्तूनख्वा के लिए छोड़ रहे, आईनी जिम्मेदारी इनकी है। इससे भी कोई गरज नहीं कि जो खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा मिलता है अपनी NFC का कबायली अजला के अलावा, वो 1998 के सेंसस पे बेस्ड है। आप 2017 का सेंसस निकालें, आप 2022 का सेंसस निकालें, कबायली अजला की पॉपुलेशन को भी साइड को रखें, 2.5% प्रोपोर्शनली खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान बढ़ी है, वो 1% से ज्यादा शेयर ये हो जाएगा शहबाज शरीफ साहब
जब आप अपने आप को पूरे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, देन एक्ट लाइक इट। और जब जनवरी 2023 में शहबाज शरीफ आए थे पेशावर, जी, जब वहां पे पुलिस लाइंस का जो है वो हुआ था इंसिडेंट, और उसके चंद दिन बाद हमने जो है वो पार्लियामेंट वहां पे डिसॉल्व कर दी थी, तो फिर तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप आए, आपने कहा कि इन्होंने नहीं ठीक किया, हम ठीक कर देंगे। आपने उस दिन से क्या किया? ठीक है, ठीक। देखिए, अब जब आप बातें करते हैं, झगड़ा साहब, you act like the prime minister of your constituency। नजर ये आ रहा है, नजर साफ साफ ये आ रहा है कि केपी और विफाक के दरमियान इंतजामी मामलात हों या सियासी मामलात हों, ठीक कुछ भी नहीं है। हसन मुर्तज़ा साहब, बजट के असरात अब आना शुरू हो रहे हैं, ये जो गुफ्तगू हो रही है इस पर भी आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कीजिए, और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी ख्वाहिश पर एडीपी में इजाफा किया गया, हुकूमती अखराजात बढ़ाए गए, अब वज़ीर आज़म साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कटौतियाँ की जाएँ, वजारतें कम की जाएँ, कुछ बचत करके दिखाई जाए। बड़ी टाइट सिचुएशन में हुकूमत मौजूद है, और ये जो मसाइल हैं, पोलराइजेशन के मसाइल, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, इसके दरमियान बजट, तो आप क्या देख रहे हैं, ये हुकूमत कितना सस्टेन कर सकती है? पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत चली नहीं है अपना पूरा वक्त उसने पूरा किया हो, या कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जिसने अपना पूरा वक्त किया हो। तो इस हुकूमत को आप किस तरह से देख रहे हैं आगे चलते हुए? शहबाज शरीफ साहब की। देखें, बहुत शुक्रिया जी। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी मैं भी वो सुन रहा था, और बड़ी अजीब सूरत हाल है कि हम बड़े अजीब सी सूरत हाल है मुल्क के अंदर। वो आप इकॉनमी के हवाले से देखें, आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखें, दीगर जो चैलेंजेस हैं वो सारे अगर आप देखें तो बड़ी सख्त और बड़ी कठिन वक्त है जो गुज़र रहा है। और फिर उसमें आने वाला जो बजट है, मैं नहीं समझता कि वो भी कोई इतना अवाम दोस्त है या कोई फ्रेंडली बजट है कि लोग जो हैं वो उस पर उन्हें कोई सुख का सांस आएगा। ये महंगाई में पिसी हुई कौम और ये सारी चीज़ें, महरूमियाँ, और फिर दहशतगर्दी, फिर उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो सारी साथ साथ चल रही हैं। और आज हमें और हमारी क़यादतों को, इन सब को ये चीज़ रियलाइज़ भी करनी चाहिए और मिल के बैठने की ज़रूरत है। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बहुत अरसा पहले कहा था कि हमें चार्टर करना पड़ेगा इकॉनमी पे। हम ये किसी भी एक जमात के बस की बात नहीं है कि वो इसकी इकॉनमी को दुरुस्त कर लेंगे। और फिर उसके बाद IMF की तरफ जब रजू हुआ तो उस पर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत है। हमें IMF की तरफ नहीं जाना चाहिए, और यही मॉडल हमने सिंध के अंदर देखा है करके, जो बड़ा कामयाब रहा है। हमारी वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो किसी भी इंटरनेशनल जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनसे कम नहीं है। तो हमें जी हसन साहब, बिल्कुल इन तमाम इश्यूज़ पे बात हो सकती है, लेकिन ये आप खुद कह रहे हैं बड़ी अजीब सूरत हाल है। तो ये अजीब सूरत हाल वाकई बड़ी कंफ्यूजिंग सूरत हाल है। हम समझना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मईशत को कैसे आगे बढ़ाएंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे लेकर आएंगे। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, बयानात देखें तो एक ही पार्टी, क्या एक लीडर कुछ कह रहा है, दूसरा लीडर कुछ और कह रहा है। तो आपको चलता हुआ नजर आ रहा है ये सारा मामला? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आज चलती नजर आ रही है आपको? मैं शायद उधर ही जा रहा था, वही बात मैं करने लगा था। मैं नहीं समझता कि कोई भी जमात जो है वो गद्दार है या वो कोई मुहिब वतन नहीं है। हर जमात का, वो चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, सारे जो हैं वो मुहिब वतन लोग हैं। और पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क के अंदर बहाली जमहूरियत के लिए भी, इस मुल्क के दिफा को मजबूत करने के लिए भी। पाकिस्तान की आवाम ने कभी ना अपनी अफवाज को अकेले छोड़ा है, ना ही अपनी हुकूमतों को छोड़ा है। हम वो नहीं कर पा रहे जिसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत है। हम इश्यूज़ की बजाय आए दिन, हमारे टॉक शोज़ भी आप देख लें, इश्यूज़ पे कम हैं, और वो भी हमारी जो पॉलिटिकल बयानात हैं उन्हीं पे चल रहे हैं जी।
तो ये किसी भी एक जमात के बस की बात नहीं है कि इसकी इकॉनमी को ठीक कर लेंगे, इसके लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर लेंगे। हमें सारों को मिल के करने की ज़रूरत है। हम सारे बेहतरी की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ाकार सबका अलग है, अपना अपना है, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं, बल्कि शायद हम उसके साथ भी नहीं चल पा रहे। मैनिफेस्टो के साथ कहाँ तो चल रहे हैं? ज़रूरत है इस टाइम APC की, ज़रूरत है यहाँ पे ग्रैंड डायलॉग की, ज़रूरत है यहाँ पे हमें एक होने की। और जिस वक्त तक हम मिल के नहीं बैठेंगे, ना हम इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं, ना हम इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक कर सकते हैं, ना ही हम इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। हमारी अपनी तफरीक ही नहीं ख़त्म हो रही, हमारी वो आपने डिवाइड बड़ी जो है इंपॉर्टेंट वो बात इतनी की है गहरी हसन होती साहब, जा रही लेकिन है। मुझे यहाँ पर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वक्त हो गया है कुछ कमर्शियल्स का। उसके बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आगे कैसे बढ़ना है, कुछ संजीदा बात तो सामने आनी चाहिए ना। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हसन मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और उन्होंने कहा बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जिसने फंसे हुए। राना साहब, सियासी मुखालफतें सियासी दुश्मनी में तब्दील हो गई ऐसा मालूम होता है, और ये एक इतना बड़ा मसला बन चुका है। बिल्कुल ठीक कहा हसन साहब ने कि हमारे जो टॉक शोज़ होते हैं, हमारे दीगर प्रोग्राम्स होते हैं, हम भी इशूज़ की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि ये ही इतना बड़ा मसला है कि इससे बाहर निकलें। एक चोकिंग सिचुएशन में हम महसूस करते हैं अपने आप को। आपके भी शायद इस तरह के तासुरात हों। आगे बढ़ने का क्या संजीदा तरीका है? ये तय हो चुका कि तहरीक इंसाफ आप लोगों को तस्लीम नहीं करती, आप लोग तहरीक इंसाफ को तस्लीम नहीं करते, अब आगे कैसे बढ़ें? नहीं देखें, अब ये ऐसा नहीं है कि हम तस्लीम नहीं करते। मियाँ नवाज शरीफ खान साहब के पास ख़ुद जब वो वज़ीर आज़म थे बनी गाला चल के गए, जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने मसाक मईशत की बात की। हम इनकी मीटिंग्स में जाते रहे, ये हमारे साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते थे, और उसकी बुनियादी वजह खान साहब का रवैया है, उनका जो उनके अंदर जो उनकी जो सियासत है वो है। और जब तक वो इसी रवैये पे चलेंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। और यही वजह है इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की। देखें, हमने जो बाकी जमातें उनमें तो इतना एक्सपीरियंस उन्होंने लड़ के गेन कर लिया था कि उन्होंने मिसाके जमहूरियत के ऊपर दस्तखत किए। वो परफेक्ट नहीं था, बहुत सारी उसमें कमियां कोताहियां थी, उसको इम्प्लीमेंट भी ठीक तरीके से शायद ना किया गया, लेकिन वो आपस में बैठ के उन्होंने 18वीं तरमीम की, इलेक्शन एक्ट 2013 किया, बहुत सारा काम उन्होंने मिलके बैठ के किया। ये मसला सिर्फ एक जगह पे ही है। देखें, मुल्क तो आगे बढ़ेगा, और जो मुल्क के खिलाफ एक एंटी स्टेट एजेंडा जो भी बनाएगा उसकी भी पकड़ होगी, और उसके अंदर कोई रियायत नहीं की जाएगा। ये इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। और बिल्कुल हम एक जो ये जितनी इस पे तनकीद की जा रही है बजट के ऊपर, देखें हकीकत ये कि हमने 100 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है अपनी डेट की पेमेंट्स की अगले 4 सालों में, और रिन्यू भी करना है वो डेट। तो उसके लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है और हम उसमें जा रहे हैं, और रुपया जो है वो मुस्तहकम उसी से ही होगा, और है और हो गया है अब तक। और मैं आपको सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक बनाया जा रहा है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा रहा या टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया जा रहा और टैक्स एवेजन का कुछ नहीं किया, सिर्फ जो अभी ये जब बजट अनाउंस हुआ है, जून के अंदर 3 से 4 लाख नॉन फाइलर्स बन गए, क्योंकि जो हमने प्यूनिटिव रजीम नॉन फाइलर्स के लिए दी थी उसके नतीजे में 3 से 4 लाख फाइलर्स इजाफी सिर्फ 30 जून तक बढ़ गए, इसी एक महीने के अंदर। सर 45 लाख। ये भी एक बहस है ना, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन ये भी तो एक बहस है ना कि फाइलर का बढ़ जाना इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो टैक्स जमा भी कर रहे हैं। अब हाउस वाइफ्स हैं, दीगर लोग हैं। मैं सर इस पे आता हूँ, दूसरी तरफ निकल जाएंगे, उसी का जवाब मैं सर बजट की तरफ फिलहाल आखिरी बात 2 लाइनें। जी फरमाएं। 45 लाख यूनिक पर्सनल आइडेंटिफाई हो गए डिजिटाइजेशन से। ये जो मैकिन्जी और FPR मिलके काम कर रहा है, और इंशाल्लाह उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है कि उनकी इनकम्स असेस करके उनको टैक्स नेट में कैसे लाना है। ये काम शुरू हो चुका है 45 लाख
यूनिक। ठीक है सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे। मैं बस एक बात कहकर फिर आप जब वापस आएंगे तो उसका जवाब दे दीजिएगा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब के पास जाने से पहले मैं हसन साहब से भी उनकी तजावीज़ ले लूँ, फिर झगड़ा साहब के पास आता हूँ कि 1-2-3 पॉइंट्स क्या होने चाहिए हमें आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप जो टैक्स की बात कर रहे हैं ना सर, इस वक्त भी मुल्क में सोने के बिस्किट्स कैश पर बिकते हैं और हर छोटी बड़ी दुकान पे बिकते हैं। वज़ीर आज़म भी जानते होंगे ये बात वज़ीर ख़जाना भी जानते होंगे। सामने हो रहा है ये काम, कोई हाथ नहीं डालता, क्यों? यानी ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की दसियों चीज़ें जो मैं बयान कर सकता हूँ, तो वो अगली उसमें कर लीजिएगा। हसन साहब, आगे बढ़ने के लिए 1-2-3 चीज़ें क्या हो सकती हैं, जल्दी से बता दीजिए ताकि मैं झगड़ा साहब से फिर इस पर रिस्पॉन्ड लूँ। देखिए, एक तो जो अभी आप बात कर रहे हैं कि सोने के बिस्किट भी जो हैं वो भी कैश में बिक रहे हैं, तो यही है ना कि इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। हम तो उधर जा ही नहीं रहे, हम इश्यूज़ को तो देख ही नहीं रहे, हम मसाइल क्यों तो डिस्कस ही नहीं करते। देखिए, आगे जाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है, फिर हमें मिलकर बैठने की ज़रूरत है और ये चीज़ें जो हैं हमें मिल के रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। आप अगर ये कोई भी जमात अगर ये समझती है कि ये मैंडेट चोरी का है तो उसके पास अदालतें हैं, चले देर से मिलेगा, इंसाफ तो मिलेगा। हसन साहब, कहाँ है अदालतें? देखिए ना, सिर्फ इस्लामाबाद के अलावा ट्रिब्यूनल्स कहाँ चल रहे हैं? 100 दिन हो गए हुकूमत को, कहाँ चल रही? देखिए, गुजारिश ये है कि क्या अब इसके लिए हम अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश छोड़ दें, हम ये ना करें। मैं कहता हूँ कि हमें सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाने की ज़रूरत है। सर मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात है, एक मसला अटका हुआ है, इतना बड़ा इशू है, अमेरिका में करारदादें पास हो रही हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल आगे नहीं बढ़ पा रहे, हुकूमत कह रही है कि हम क्या करें, आगे कैसे बढ़े, इसको छोड़ दें, दूसरी चीज़ पे बात करें। मैं वही गुजारिश यही कर रहा हूँ कि हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब हम बुरे हालात में भी, जब भुट्टो शहीद हुए थे तो उसके बाद MRD बनी, क्या पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद के कातलों के साथ बैठ के बालिए जमहूरियत की जद्दोजहद नहीं करती रही? तो PTI जो है वो कहते हैं कि यही असगर खान है जो हमें उल्टा लटकाना चाहता है। कर दे सर, ये हमें करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, आने वाले वक्त के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इससे मुल्क का निज़ाम तो नहीं ना रोक सकता। गॉट इट सर। सर झगड़ा साहब, एंटी स्टेट एजेंडा रखने वालों को भुगतना पड़ेगा, राना साहब का जुमला। दूसरा हसन साहब का कि जी होता है इस तरह से, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। और दूसरा मौक़िफ़ मैंने राना साहब वाला बता दिया, क्या कहेंगे आप? जी, मैंने तो आपको ऑलरेडी कह दिया, ये स्टेट और एंटी स्टेट वाले जो ये नैरेटिव्स हैं ना, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। ये करते करते हमने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। मेरे ख्याल में इस पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। कोई एंटी स्टेट था तो 8 फरवरी को साफ पता चल जाता। और ये आई एम सॉरी सिर्फ इनकी डेस्परेशन है, क्योंकि अभी इनकी सियासत फॉर्म 47 तक रह गई है। और अगर वो पाकिस्तान के आगे जाने का रास्ता है कि सियासतदान अपनी कैलकुलस में ये ले आए कि ठीक है शायद मैं जीतू ना, लेकिन मुझे कोई जितवा दे, वो भी कागज पे नंबर्स बदल के, तो उस पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नहीं हो सकता। करना क्या है? 3 चीजें बड़ी सिंपल है। पहली चीज ये है कि अगर अभी भी कोई मानता था कि पाकिस्तान में कानून गायब नहीं है, आपने खुद जैसे कहा कि अदालतों में ज्यादातर जो प्रेशर जजेस पे भी है वो भी क्लियर है, आराम से इंसाफ नहीं मिल रहा। बहुत से जजेस हीरोज हैं जो कि पुश बैक कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज ये, अगर किसी का ख्याल था कि इमरान के साथ कानूनी कार्रवाई हो रही है, यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशंस की रिपोर्ट पढ़ ले और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। वो तो पीटीआई के मेंबर्स नहीं है, उन्होंने पीटीआई से फंडिंग नहीं ली ना, उन्होंने दोनों साइड सुन लिए ना। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। मजाक चले, आप इमरान खान, ये तो बड़ा क्लियर है कि आप इमरान खान को नहीं जो है वो बर्दाश्त कर सकते क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है।
आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा से भी डर है। आज से 6 महीने पहले मैं राना एहसान के साथ बैठा हूँगा प्रोग्राम्स पे, कहता हूँगा कि उनको बेल की हेयरिंग नहीं मिलती। 6 महीने और गुजर गए, उनको बेल की हेयरिंग नहीं मिलती। क्या इस मुल्क में हम खवातीन को जेल में ताला रखेंगे विदाउट एनी कन्विक्शंस? चलिए ये एक इशू हो गया, इसको सॉल्व कर दें, आई गारंटी यू कि कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके बगैर क्लोजर नहीं आएगी। क्लोजर दोनों साइड्स को आती है, पहली चीज। दूसरी चीज और चैलेंज ये है कि बिल्कुल ठीक है, एक इंडिपेंडेंट अदालती कार्रवाई होने दें। अगर हम इलेक्शन के बारे में झूठ बोल रहे हैं तो हमें जो है वो हमें फिर साइड को होना चाहिए। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो फिर कुछ होना चाहिए। देखिए, इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी ये बिल्कुल एक फंडामेंटल चीज है। ठीक। अफसोस के साथ लगता ये है कि जब आपकी जो है वो उंगलियां, आपके फिंगरप्रिंट्स किसी जुर्म में मुलविस हो, आपके लिए वापस जाना आसान नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। मुझे ये बात बिल्कुल जो है वो मेरे भाई की पसंद आ गई कि ये वाकई सच है कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद जो है पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने फराग दिली का जो है वो मुजाहरा किया था। हम आज कर नहीं रहे, आज भी हमने अपना जलसा जो है वो कैंसिल कर दिया, अपने सपोर्टर्स से तनकीद सुन रहे हैं। और लेकिन तीसरी चीज, और वो तीसरी चीज भी ये कर नहीं सकते, जरूरत नहीं है इनके पास। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमी ठीक करनी है तो ऐसे नहीं ठीक होती। आज ब्लूमबर्ग में आ रहा है कि पाकिस्तान में पेरिस से दूध ज्यादा महंगा है। जी, आप कह रहे हैं कि जी हम बड़ा टैक्स बढ़ा रहे हैं। सैलरीड क्लास से पूछे किस पे आपने टैक्स बढ़ाया। अगर जरूरत होती तो ये जो कल अगर मैं प्रॉपर्टी बेचूंगा, मैं उस पे सीवीटी दूं। जिस अफसर ने बजट बनाया और मुझे कह रहा है कि तुम जो है वो इस पे टैक्स दो, मुझे जरूरत है, वो कह रहा है कि मैं अपने आप को एग्जेम्प्ट कर दूंगा। ये ऊपर किस लिए बैठे हुए? ये किस टाइप के मुल्क में होता है जहां पे ये होता है आप पार्लियामेंट के अखराजात ज्यादा करते हैं, तनख्वाह नहीं कर सकते तो अपने मराद ज्यादा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस के, पीएम हाउस के ज्यादा करते हैं, 3-3 महीने के ऑनरेरियम देते हैं। औरंगजेब साहब हबीब बैंक में थे। इन इश्यूज पर आप देख लें हबीब बैंक इस साल अपने एम्प्लॉइज को कितनी तनख्वाह, ये सवाल उठ रहा है कि एक ऐसी मईशत पर आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दी, प्राइवेट सेक्टर से पे आपने और टैक्स लगा दिया। यानी दुरुस्त कह रहे हैं, दूध जो है वो यूरोपीय ममालिक से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। ये सब मामला अपनी जगह, लेकिन राना साहब आगे बढ़ने के लिए हम तो इन इश्यूज़ पे बात ही नहीं कर पा रहे ना। हम कबूल करें ना हम कर पा रहे ना, पार्लियामेंट में बात हो रही है इश्यूज़ के ऊपर। बात क्या हो रही है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आप कहते हैं सियासी कैदी नहीं है, वो तो एंटी स्टेट हैं। फिर उन्हीं एंटी स्टेट के साथ बैठना भी है, बात भी करनी है। तो सर ये जो सारा मामला है, असल में तो हुकूमत को मसाइल हल करने हैं। अब जो भी सिचुएशन है, आप इलेक्शन में जैसे भी आपकी हुकूमत बनी, वोट लेके बनी, कंट्रोवर्सीज इस पर मौजूद होंगी। हकीकत यह है कि आप वजीर आज़म हैं, शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत है। इन मसाइल से कौम को निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें, मैं तो फिर रिपीट करूंगा कि शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या कहा। उन्होंने तो कहा कि अगर खान साहब को कोई मुश्किलात हैं तो मैं उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि आए मुल्क की बका और तरक्की के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा आप पहले ABCDEFG को पूरा करेंगे, फिर हम बैठेंगे। तो मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ देखें, मसला तैमूर झगड़ा का भी नहीं है। मैं बीच में मुखिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन बात ऐसी है कि ज़रूर करनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आए, अगर मुश्किलात हैं तो मैं हल करता हूं, लेकिन बात करेंगे। यानी आप भी तो कंडीशनल कह रहे हैं कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे साथ मामला ठीक करो। दूसरे लफ्ज़ों में यही कहा जा सकता है। वो भी ये कह रहे हैं कि जी कुछ CVMs तो करें। अब यास्मीन राशिद से, दीगर खवातीन से साल भर हो गया, कन्विक्शन नहीं है, जेलों में है, ज़ईफ़ खवातीन जेलों में है, और आप कह रहे हैं कि जी बातचीत करो। तो दोनों तरफ से हो गया, ताली दोनों दो हाथ से बचती है ना। नहीं देखें, नहीं ताली तो एक हाथ ने तो दे दिया ना, हाथ आगे। जब शहबाज शरीफ ने कहा कि आए बैठ जाएं, तो जब बैठेंगे तो सब चीज़ों पे बात हो जाएगी ना। जो चीज़ें हो सकती हैं वो आप उस तरफ काम करना शुरू कर देंगे। जब बैठेंगे ही नहीं, बैठने से पहले 10 शराइत रख देंगे तो फिर बातचीत ही होगी।
माजरत के साथ पीटीआई की मौजूदा क़यादत जो है इसको एक एक बात पूछने के लिए अडियाला जाना पड़ता है। उनको टाइम मिलता है, नहीं मिलता है, वहाँ से पूछ कर आते हैं, फिर जवाब देते हैं। असल में तो पीटीआई के सियासी फैसले जेल से ही हो रहे हैं। तो इनके साथ तो आप बात करने बैठ भी जाएं तो हल क्या निकलेगा? बात तो वही करनी पड़ेगी। ये सेंस नहीं है क्या हुकूमत के अंदर? नहीं, देखें फिर ये पार्टी की अपनी कमजोरी है ना, और ये तो मैंने आपको मसला पहले ही आइडेंटिफाई, मेरी अगली बात यही थी कि ये जो इनके 99% मेंबर हैं वो शायद अगर बातचीत करने के लिए उनके पास जिम्मेदारी हो और उनके पास अथॉरिटी हो तो बातचीत हो जाए और मसलों के हल भी निकल आए। ये मसला जहां से मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डीएनए है खान साहब का, उसके अंदर जमहूरियत नहीं है, उसके अंदर ये मुद्दा ही नहीं है। उनकी सियासत की जो बेसिक फाउंडेशन है वो ये है कि मैं अच्छा हूं, सारे सब गंदे हैं। ये इस फाउंडेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जमहूरी फाउंडेशन नहीं है। वो तो डिक्टेटर बनना चाहते थे जब वो उनको प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये मसला हमारे एंड पे नहीं है, ये मसला इनके एंड पे है। झगड़ा साहब, आप क्या अगर कहेंगे हमारे इस साथ पर? बैठ भी जाएं। झगड़ा साहब, आपका क्या जवाब होगा इस आर्गुमेंट पर? यार मैं देखिए, राणा साहब बड़े अच्छे इंसान है। वो जब इनडिफेंसिबल को डिफेंड करेंगे तो वो पता नहीं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बातें करेंगे। डिक्टेटर इमरान खान बनना चाहते थे, शहबाज शरीफ बन गए यार। उन्होंने अपनी सीट नहीं जीती। नवाज शरीफ जब थे, वो मुझे अभी ज़हन में याद आ रहा है जब ये बात कह रहे कि अमीरुल मोमिनीन कौन बन रहा था। ये किसने क्लॉज जो है 13वीं अमेंडमेंट या 14वीं अमेंडमेंट थी आइन में पास कराई थी कि मेरे पार्टी का बंदा जो है वो मेरे साथ इख्तिलाफ नहीं कर सकता वरना डी-सीट हो जाएगा। एंटी स्टेट की बात करते हैं, नवाज शरीफ एंटी स्टेट था जब उसे हाईजैकिंग केस में लाइफ टाइम सजा मिली थी। जब आपने 2018 में कहा था कि इसके बाद हम एस्टैब्लिशमेंट की या किसी की हेल्प नहीं देंगे, वोट को इज्जत दो, जब उसके बाद आप इस लेवल पे गिरते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में अवाम सियासतदान की जो है वो क्या सुनेगा? इमरान खान जेल में बैठा है, उसके डीएनए तक हम पहुंच गए। मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही। बात करना और किस चीज को कहते हैं। उमर अयूब खान और मैं आपको चैलेंज दे देता हूं। लेट मी गिव अ चैलेंज जी। आप जलसा तो करने तारीख निकाल के देखें जी राणा साहब। नहीं, आप तारीख निकाल के देख लें और उस आपकी हुकूमत गिर जाती। जी राणा साहब, अभी आप कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था, हमारे साथ कोई है देखें, बात ये कि आप तारीख निकाल के देख लें, जितने मुज़ाकराती इन्होंने कमेटियां भेजी पीटीआई ने, अगर किसी की कामयाबी की तरफ कोई पहुंच भी गया हो तो फिर खान साहब ने वहां से कालीन खींच दिया। आप तारीख निकाल के देख लें। तो मैं बिलीव करता हूं कि आप यकीन करें अब इस सिचुएशन में और किससे बात करेंगे? लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि खान साहब में बात करने का मुद्दा ही नहीं मौजूद। वो पोलराइजेशन और ये जो हालात जहां हम पहुंचे उसके वो 100% जिम्मेदार हैं। ये मैं दिल से कह रहा हूं कि ये जमहूरी अमल के अंदर अगर किसी ने डेंट डाला है तो वो आज की तारीख में या हालिया तारीख में खान साहब ने डाला है अपने रवैये की वजह से। आई बिलीव इट। एक बात जी कह दीजिए, फिर ब्रेक लेना है मुझे। जी झगड़ा साहब, इतने जबरदस्त लोग हैं। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया ऑन द बेसिस ऑफ हिज हेल्थ। उसको एंडोर्स किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद ने। चलिए, इमरान खान के साथ इनको बड़ी तकलीफ है। उसी यास्मीन राशिद को पहले उसी नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे 100 वोट के साथ एक एक और लगा दो, और कोई 500 दिन हो गए बगैर कन्विक्शन के एक 75 साल कैंसर पेशेंट को ये जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। ब्रेक लेते हैं सर, यहां पर एक ब्रेक। वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब, सियासी कैदी मुल्क में मौजूद हों, आप उसके खिलाफ हों, आपकी पार्टी उसके खिलाफ हो और तस्लीम करती हो कि यह मसला है, आपकी ज़बान में कह रहा हूँ कि सियासी कैदी आप लोग कहते हैं कि मौजूद हैं, आप हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, बजट दुरुस्त नहीं है, आप कहते हैं बजट पास भी करवाते हैं, आप हुकूमत के साथ हैं, सूबाई खुद मुख्तारी की आप सबसे बड़े दावेदार, 18वीं तरमीम आप लेकर आए, केपी कह रहा है कि जी उसको उसके हुकूक नहीं मिल रहे, आप उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे, आप हुकूमत के साथ, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं हमें हुकूमत से इख्तिलाफ भी है।
तो आपको हुकूमत से इख्तिलाफ भी है, आपने पोजीशंस भी होल्ड की हुई हैं, आप किस तरह से जस्टिफाई कर पाएंगे इस तरह के मामलात को, जिसके के बुनियादी तौर पर आपकी पार्टी का जो डीएनए उसको तस्लीम नहीं करता लेकिन आप कबूल कर रहे हैं? सर देखें, गुजारिश ये है कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने थोड़ी देर पहले यही अर्ज़ की है कि पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम है, कोई एक इशू डिस्कस हुआ है, किसी एक बंदे ने ये सवाल किया है कि इस मुल्क की अशराफिया का जो बिल है या बजट बनाने वाले बाबू का जो बिजली का बिल है वो आम टैक्स पेयर बेचारा क्यों अदा करे? किसी ने ये सवाल किया है कि उस बाबू की गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल और वो चलने वाली गाड़ी जो है वो गरीब आवाम के बच्चे के मुंह से रोटी का निवाला छीन कर क्यों उस बाबू को दिए जाएं? किसी ने ये सवाल किया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये सवाल कर रही है। मैंने यही सवाल मेरी यार सुन लेना, मेरी यार सुन ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ, हुकूमत के साथ खड़ी है सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क के अंदर इस जमहूरियत को आगे बढ़ाया जा सके, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया जा सके। इस मुल्क के अंदर अगर अब मार्शल लॉ आया या कोई और कुव्वत आई तो फिर वो बहाली जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी के अलावा ना कोई कुर्बानी देता है। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसकी क़यादत से लेके एक आम कारकुन तक हज़ारों की तादाद में शहादतें हैं, लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी हुई हैं। हमें पता है कि जमहूरियत बहाल करवाने के लिए क्या क्या कुर्बान करना पड़ता है। इसीलिए मैं तो हम चाहते हैं कि इसको जमहूरी अंदाज में, मैंने पहले भी ठीक है, आप मान मैंने रहे पहले हैं भी आपसे अर्ज की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी गिरफ्तारियों पर, सियासी कैदियों पर शदीद एहतजाज करती है और उसकी मजम्मत करती है। अब किसी पे क्रिमिनल केसेस हों तो वो तो अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतें उन्हें रिलीफ भी दे रही हैं। ये क्या हमने 11-11 साल जेलें नहीं काटी? वाइडली उठाया जा रहा है मुल्क के अंदर ना। अब आप वो ये कि आप कहते हैं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, फिर आप के पास आप सदर मुमलिकत की पोजीशन भी होल्ड करते हैं, स्पीकर कौमी असेंबली की पोजीशन भी लेते हैं, अपने हिस्से से ज्यादा कायमा कमेटियां भी लेते हैं। आप बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो सदर पाकिस्तान होता है? क्या हुकूमत जो है वो सदर पाकिस्तान होता है? कैबिनेट आपकी हुकूमत होती है और कैबिनेट बिल्कुल वो इंडिपेंडेंटली उस पर फैसला कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, हम उनका डिसक्रेडिट भी ले रहे हैं, हम उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, हम भाग नहीं रहे। जिस वक्त एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ये कहा गया कि आप अपनी हुकूमत फॉर्म करें, बनाएं, वो उन्होंने राय फरार इख्तियार की, उन्होंने वो हुकूमत नहीं बनाई। तो क्या उस वक्त ये मुल्क मुतहम्मिल था जब आने वाले दिनों में आपके सेनेट इलेक्शन ड्यू थे, आपके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रुके हुए थे, आपके IMF की तरफ जाने का टाइम था? माजरत के साथ हसन साहब, ये आर्गुमेंट बड़ा वीक हो जाता है वहां पर जहां पर इलेक्शन मुल्क में वक्त पर ना हो और निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत से आगे निकल जाएं। आइन पर कहीं अमल नहीं हो रहा था, लेकिन यहां आकर आपको याद आया कि नहीं ये होना लाजमी है। सर मैं इस पर जरा कोई कॉमेंट ले लूँ झगड़ा साहब का। झगड़ा साहब, पीपल्स पार्टी की सियासत हुकूमत के साथ क्या कहेंगे आप? जब तक पीपल्स पार्टी ने बजट पे एहतजाज किया था, आप पे और मुझ पे टैक्स शायद 35% था। जब पीपल्स पार्टी ने एहतजाज खत्म किया तो वो 35 से 40% हो गया सरचार्ज के साथ जी। यही आपको पीपल्स पार्टी की सियासत का और उनकी सियासत में कॉन्ट्रडिक्शंस का बताता है। माजरत के साथ एक पार्टी जिसको एक वक्त में पूरे पाकिस्तान के अवाम की पजीराई हासिल थी, ये गेम्स खेलते खेलते और उनके ख्याल में जो ये बड़ी चालाकी कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को महदूद कर दिया। सर वक्त खत्म हो गया मेरे पास। झगड़ा साहब, वेरी सॉरी, यहाँ पे गुफ्तगू रोकनी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब आपका शुक्रिया, मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद थे उनका भी शुक्रिया। और मामला वही है कि हम जो गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई राह निकले, समझ में आए कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता सियासी ही है, लेकिन सियासी रास्ता निकल नहीं पा रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।